नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार लैब असिस्टेंट के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू कर रहे हैं। और हमने प्रायोगिक भूगोल कर लिया था, मानव भूगोल कर लिया था, आर्थिक भूगोल कर लिया था और अब भौतिक भूगोल चल रहा है। भौतिक भूगोल में हम आज 7वें चैप्टर पर आ गए हैं। 7वां चैप्टर है वायुमंडल, है ना। और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बिकॉज मेरे को शाम को आज क्लासेस हैं तो मैं शाम को नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मेरे को ये एक ही स्लॉट फ्री था आज मेरा, मतलब सुबह वाला। तो मैंने कहा चलो सुबह आपकी, मैं एक्चुअली 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। एक दिन छुट्टी आ गई थी, एक दिन संडे आ गया था, है ना। इस वजह से मैंने कहा यही वाला टाइम जो है आज मैं आपका क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी तो आप क्या है उस पर आप देखते भी हो, जो हमारा रिकॉर्डेड क्लास है। तो एक क्लास होनी चाहिए बस, है ना। सभी का स्वागत है, प्रियंका जी, कुणाल, जितेंद्र, सुरेश, गोविंद, नरेंद्र जी, चेतना जी, सॉरी। सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए कोशिश शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में गैसों के वितरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर शुष्क वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है, क्या कहेंगे? हाँ जी जितेंद्र जी, आज यूट्यूब पर भी लेनी थी सुबह, तो इस वजह से सुबह का शेड्यूल फ्री किया ना, फिर मैंने क्या सुबह का टाइम इधर दे दिया आज। हम्म। आंसर दीजिए, क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी। इनमें से सत्य कथन छांटना है आपको। हाँ। आंसर देखिए, ये बात तो सही है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाती है। 78 और 21 99 हो जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प घटेगी। भाई क्या कर रहे हो? कितना ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बढ़ेगी? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकता। शोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई विषुवत वृत्त की तुलना में अधिक होती है। सभी मौसमी परिवर्तन इसी परत में होते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे जल्दी से? कहां फंस गए आज? आंसर इतने धीरे कैसे आ रहे हैं आज? हम्म। बिल्कुल सही। औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, सही बात है। 8 से 18 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर मान लेते हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई विषुववृत्त की तुलना में अधिक नहीं होती है भैया। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। समझ रहे हैं आप? विषुवत रेखा पर ज्यादा फैला हुआ है शोभ मंडल, ध्रुवों पर सिकुड़ा हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या है? ध्रुवों पर तो इसकी मोटाई सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सामान्य हास दर का अर्थ क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य हास दर किसे कहा जाता है बताओ? जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। समझ रहे हैं आप? या 1000 मीटर पे, 1000 मीटर पे तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। दोनों ऑप्शन को याद रखना आप, दोनों को। समताप मंडल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओजोन की एक परत होती है जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें तापमान घटता है। समताप मंडल बताइए।
आसान सवाल है, कर सकते हो आप इसको। क्या कहेंगे? देखो, परत मौसम और बादलों संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है, सही बात है। ओजोन की परत भी होती है 32 किलोमीटर पर, जहां पर आपको पराबैंगनी विकिरण अवशोषित होते हुए पता चलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। अरे भाई, नाम ही समतापमंडल है, समान तापमान है, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? यानी कि सिर्फ 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। तीसरा गलत है। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बताइए, रेडियो तरंगों के संचरण में मदद कौन सी कौन सा मंडल करता है? हम्म, क्या कहेंगे? ये तो आसान है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। या तो बाह्य मंडल बोलिए या आयन मंडल बोलिए, है ना? बिल्कुल आयन मंडल ही करता है। प्रदीप्ति व्रत, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? वायुमंडल के अंदर आप प्रदीप्ति व्रत किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए, पृथ्वी से जब हम वायुमंडल को देखते हैं ना, इससे सॉरी अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी का एक हिस्सा हमें बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है जो सूर्य के सामने है, और जो पीछे की तरफ है वो क्या अंधेरे में दिखाई देता है। तो वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। मध्य मंडल के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मध्य मंडल, मध्य मंडल किसे कहा जाता है? मध्य मंडल में क्या सही कथन है, बताइए। देखिए, मध्य मंडल वो जगह है जहां अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? स्वागत है गोपाल वैद्य जी, स्वागत है आपका भी। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ बहुत तेजी से जलता है, नाइट्रोजन उस दहन को नियंत्रित करती है। समझ रहे हैं आप? अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती ना, चीजें बहुत तेजी से जलती। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। नहीं नहीं नहीं, जल वाष्प होती है यार, जल वाष्प होती है। आप ऑर्गन को देखो ना, ऑर्गन पे नजर क्यों नहीं डाली आपने? ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस थोड़ी है। जल वाष्प भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट पैदा करती है। जल वाष्प भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट पैदा करती है, इसको भी ग्रीन हाउस में लेते हैं। बात समझ रहे हैं? आप अपनी किताब वापस खोलिए, वहां पे आपको जल वाष्प लिखा हुआ मिलेगा। ओके, ऑर्गन गैस कब से ग्रीन हाउस गैस होने लग गई भैया? ऑर्गन गैस तो होती नहीं है। एक मैडम क्या लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, ये तो हो ही नहीं सकता।
अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये किस परत में देखा जाता है बताइए। हाँ, धन्यवाद गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी मैं लाता हूं, आपके लिए तो मैं और बहुत विस्तार से लेके आ रहा हूं, आप अगर नोट करें तो। हम्म, देखिए अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ वो जो लाइटिंग्स होती है ना ग्रीन कलर की, उसे कहा जाता है। जब आयन मंडल के अंदर सूर्य के प्रकाश के कारण आयन्स एक से दूसरे स्तर में जाते हैं, तब इस प्रकार का प्रकाश निकलता है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो, एल्बिडो किसे कहा जाता है? गोविंद जी, टेस्ट सीरीज मोस्टली इस वीक में हम दे देंगे, कोशिश है पूरी, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की सतह से जो सौर विकिरण परावर्तित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है? नीचे से ऊपर बता दीजिए। बिल्कुल सही है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहां देखा गया था? ओजोन छिद्र, अब तो ये भर गया है, अब तो ठीक हो गया है। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहां देखा गया था? हम्म, सबसे पहले देखिए ओजोन छिद्र है ना अपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। समझ रहे हैं आप? अब तो ठीक हो गया है। समताप मंडल में हवाई जहाज का उड़ाना आदर्श क्यों माना जाता है बताइए। समताप मंडल में तापमान नहीं बदलता है। तापमान नहीं बदलेगा तो वायु दाब नहीं बदलेगा। वायु दाब नहीं बदलेगा तो पवनें नहीं चलेंगी, और पवनें नहीं चलेंगी तो किसी भी प्रकार के मौसम के बदलाव नहीं होंगे। तो वायुमंडल में अशांति और बादलों की अनुपस्थिति के कारण समताप मंडल आदर्श है। बिल्कुल गोविंद जी, इससे संबंधित मैं आपको एक नोट्स ही दे दूंगा पूरे, है ना? बिल्कुल हो जाएगा, ओजोन से जुड़े कुछ प्रोग्राम जो हैं। हालांकि 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वही इससे मोस्टली संबंधित है, ठीक है। देखिए, वायुमंडल में जो धूल के कण है वो हाइड्रोग्राफिक न्यूक्लियस का काम करते हैं, अर्थात जल वाष्प इनसे चिपक के पानी की बूंद बनाती है। इसे ही आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है। जल वाष्प को संघनन होने के लिए कोई ठोस सरफेस चाहिए, समझ रहे हैं? और वो ठोस सरफेस बनती है ये धूल के कण। आयन मंडल किन परतों के बीच स्थित है? आयन मंडल किन परतों के बीच स्थित है बता दीजिए। आयन मंडल किन परतों के मध्य स्थित है? देखिए, आयन मंडल जो है वो मध्य मंडल और बाह्य मंडल के मध्य स्थित है। बिल्कुल ठीक है, आयन मंडल मध्य मंडल और बाह्य मंडल के मध्य स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या सत्य है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या सत्य है, क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा सवाल है ये। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या सत्य है? बहुत बढ़िया गोविंद जी, प्रियंका जी, नेहा जी, बहुत बढ़िया। ये सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, सूर्य से आने वाले विकिरण को जाने तो देती है, पर पृथ्वी से टकराकर जो वापस पार्थिव विकिरण आ रहे हैं उनको रोक लेती है, अर्थात उनके लिए अपारदर्शी है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायु दाब, एयर प्रेशर सबसे अधिक कहां होता है? सबसे ज्यादा वायु दाब कहां होता है? क्या आ रहा है आंसर? पहाड़ की चोटी पर कैसे होगा यार, हैं? समुद्र के तल पर, बिल्कुल सही, समुद्र के तल पर। देखो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, है ना, या जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो वैसे वैसे वायुदाब बढ़ेगा। शोभ सीमा क्या है? शोभ सीमा, शोभ सीमा किसे कहा जाता है? कोमल जी पहाड़ की चोटी पर कैसे होगा? हाँ, शोभ सीमा किसे कहा जाता है? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ढंग से पढ़ना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। देखिए, शोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है उसे क्या कहते हैं अपन? शोभ सीमा कहते हैं, यह बात सही है। ओजोन परत का केंद्र है? नहीं, वह स्थान जहां तापमान स्थिर रहता है, यह भी बात सही है। तो डी, ए और सी दोनों होंगे। अरे शोभ सीमा का सवाल है ना, शोभ सीमा कहां होती है? जहां शोभ मंडल खत्म हो रहा है, समताप मंडल शुरू हो रहा है, वही तो शोभ सीमा है। और शोभ मंडल, सॉरी, इसमें शोभ सीमा में भी क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। समझ रहे हैं आप? शोभ सीमा से तापमान स्थिर होना शुरू हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि समताप मंडल आ गया है। तो इसका सही आंसर डी होगा। पृथ्वी के गर्म होने में किसका योगदान सर्वाधिक है? बताइए। पृथ्वी के गर्म होने में किसका योगदान सर्वाधिक है? क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका आंसर। देखिए, पृथ्वी के गर्म होने में लंबी तरंग दैर्ध्य वाला जो पार्थिव विकिरण है, कैसा विकिरण है? पार्थिव विकिरण, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बेसिकली क्या होता है, आप देखिए, है ना, हमारी पृथ्वी से जब सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो पृथ्वी से वो टकराता है और इसका अवशोषण होता है। इसका अवशोषण भूमि द्वारा भी होता है, इसका अवशोषण वायुमंडल द्वारा भी होता है। समझ रहे हैं आप? इसका अवशोषण होने के बाद ही जो विकिरण है उसके द्वारा पृथ्वी का तापमान मेंटेन होता है। साथ ही साथ आप देखो कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, वो भी हमारे वातावरण का टेम्परेचर जो है इन्हीं विकिरणों के कारण बना के रखता है। आप कभी भी देखना, जब भी हमारा ये जो इस तरह के विकिरण है, इससे पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। वायुमंडल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, वायुमंडल जो है ठोस तो है नहीं, गैसेस है,
और लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी ये दोनों कथन तो गलत है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये जो कोरोलियस बल लग रहा है इसी कारण से तो लग रहा है। रंगीन होता है, नहीं रंगीन नहीं होता है भाई। ओके, वायुमंडल में नाइट्रोजन के संबंध में सही कथन कौन सा है बताइए। नाइट्रोजन के लिए सही कथन कौन सा है, बोलो। देखो, हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, तो गलत हो गया। सबसे हल्की गैस है, नहीं। जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा कथन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखिए तो। बिल्कुल ठीक आ रहा है। समताप मंडल में नहीं होती है, सबसे हल्की गैस नहीं है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ओजोन परत के संबंध में सही कथन कौन सा है, ओजोन परत के संबंध में बताइए। क्या हुआ मनीष जी, यूनिट 7 वायुमंडल नहीं था क्या। हाँ, देखिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, बात बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ठोस पदार्थ एरोसॉल्स का प्रमुख कार्य क्या है, एरोसॉल्स। चैप्टर ऊपर नीचे हो गया होगा, ये वायुमंडल वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 8 है, सॉरी भूल गया मैं, गलती से लिख दिया होगा इन्होंने। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था, जल वाष्प को संघनन करने के लिए किसी सतह की आवश्यकता होती है, और ये सतह ये धूल के कण प्रोवाइड कराते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। 7 कैसे रह गया यार, ये 8 है ना, 7 कैसे रह गया। 7 हो गया ना। नहीं हुआ, ओके। अच्छा, 7वां चैप्टर स्किप हो गया मुझसे, मैं वो कल करवा दूंगा, ठीक है। ये 8 था, इसको चेंज करके 8 कर देना ना। हाँ, देखिए जल वाष्प के कथन में ये संदर्भ में सही है कि सबसे परिवर्तनशील अवयव है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल वाष्प को प्राथमिक हरित गैस क्यों कहा जाता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मुझसे ही हुआ है, गलती तो मेरी है ये। कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा 7वां चैप्टर, ठीक है, मैं 8वें पे ही आ गया।
देखिए जल वाष्प जो है ये ऊष्मा को अवशोषित भी करती है और संयोजित भी करती है, इसलिए कहते हैं। क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए। देखिए क्षोभ मंडल में जल वाष्प और धूल के कण जो होते हैं ना, ये सर्वाधिक होते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि जल वाष्प और धूल के कण सर्वाधिक कहां होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्षोभ सीमा का मुख्य महत्व क्या है? क्षोभ सीमा, देखो मेघों और तूफानों की ऊपरी सीमा, इसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। समताप मंडल में बादल सामान्यतः क्यों नहीं बनते हैं? क्या कहोगे? अच्छा सवाल है सोचने मजबूर कर दिया इसने एक बार। तापमान और वायु दाब का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना। और जल वाष्प और धूल के कण वाकई में यहाँ होते नहीं है, तो इसी के अभाव में नहीं बनेंगे। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल सही है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना, बिल्कुल ठीक। नाक्टिलुसेंट बादल किस मंडल में बनते हैं? देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं ये, एक्चुअल में ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में संवहनीय प्रक्रिया के कारण बनते हैं। और इस समय ये बनते कहां पर है? ये मध्य मंडल में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी मंडल कौन सा है? हाँ, आसान सवाल है, किया था आपने अभी। देखो रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी कौन सा मंडल है? आयन मंडल। ठीक है। रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल का सबमंडल किस ऊंचाई तक है, बताइए। देखो ये वो वाला समताप वाला नहीं है, ये सममंडल और विषम मंडल वाला सवाल है। ये समताप वाला नहीं है, ये दूसरा है। हम्म 590, फैजल बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये 90 किलोमीटर तक है, समझ रहे हैं आप। हमारा जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल है ना, ये 90 किलोमीटर आते हैं, इनको सब मंडल कहा जाता है, समझ रहे हैं आप। और इसके ऊपर जो आयन मंडल और बहिर्मंडल आते हैं, इसमें गैसों की परतदार संरचना मिलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? विषम मंडल बोलते हैं।
तो ये सम और विषम मंडल वाला था। आई थिंक ये हमारा आखिरी सवाल था। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 8 के सवाल हैं, 7 मुझसे मिस हो गया है, 7 मैं कल करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 था, वायुमंडल, 35 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आज यूट्यूब के ऊपर मैंने 100 क्वेश्चंस का एक मिक्स पेपर करवाया है, उसको आप जरूर चेक करिएगा। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको देखिए एक बार। एक बार देखना आप पहले, फिर कल बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास अपने क्वेश्चंस रहने चाहिए, आप चेक जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। तो आज इतना ही, और कल करता हूँ मैं चैप्टर 7 पहले कर लूँगा, आज हो नहीं पाया, मेरे से ही स्लिप हो गया, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।